नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुख्यात अपराधी की जिसने 1970 के दशक में पूरे एशिया में अपना आतंक मचा कर रखा था, जिसका नाम है चार्ल्स सोबराज, जिसे लोग द बिकनी किलर और द सरपेट के नाम से भी जानते हैं। यह इंसान न केवल खूंखार था बल्कि बहुत चालाक भी था। ये पुलिस को बेवकूफ़ बना के भाग जाता था। इसने बहुत बार पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाया जब पकड़ा गया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी पूरी कहानी, शुरू से लेकर अंत तक। ये जेल में क्या किया, इसको कैसे पकड़ा गया, इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, इसने मर्डर को कैसे अंजाम दिया और मारने का तरीका क्या था, कोर्ट में क्या सज़ा सुनाया और भी सारी चीज़ें, जो रिहाई भी हुई इसकी, उसके बाद इसने क्या किया। तो चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं और जानते हैं चार्ल्स सोबराज की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगन में हुआ था। उसकी माँ वियतनामी थी और उसके पिता इंडियन थे। उसका पूरा नाम गुरमुख सोबराज रखा गया था। वो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसका बचपन भी बहुत संघर्ष में बीतता है, यहाँ तक कि उसका पालन पोषण भी एक फ्रांसीसी सैनिक के घर पे होता है, जो कि उस वक्त वियतनाम में तैनात था। वो धीरे धीरे छोटे मोटे क्राइम में भी पार्टिसिपेट करने लगता है। इसीलिए 1963 में वो पहली बार चोरी के आरोप में जेल भी गया था। लेकिन समय के साथ उसकी प्लानिंग भी और भी बड़ी होती गई। उसने सीखा दूसरे को धोखा देकर, दूसरे को बहलाकर अपनी मनमर्जी कैसे चलाई जाती है। 1970 के दशक में एशिया में वेस्टर्न वर्ल्ड के युवा और वेस्टर्न कंट्री के युवा घूमने आते थे। उस समय हिप्पी ट्रेल बहुत फेमस था, जिसमें कई देश आते थे। भारत, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारे देश आते थे, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के युवा घूमने आते थे। चार्ल्स इस मौके को भाप चुका था। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो युवा घूमने आते थे, उनसे वो दोस्ती करता था। वो कहता था कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक ड्रग डीलर हूँ, मैं एक जासूस हूँ। ये सब सारी चीज़ें, फैसिनेटिंग चीज़ें बताकर उनसे वो दोस्ती करता था। उनके साथ घूमता भी था और जब वो उनका विश्वास जीत लेता था, तब उन्हें वो धोखा देता था। इसीलिए मैंने शुरू में कहा द सर्पेंट, यानी कि सांप, जो पीछे से धोखा देता है लोगों को। और जब वो उनका विश्वास जीत लेता था, फिर उनको वो नशीली दवाई देता था, जिससे कि वो बेहोश हो जाते थे। फिर वो उनका गहने, उनका पासपोर्ट और भी जो सारा सामान होता था, उसको लूट के भाग जाता था। और कई बार तो वो हत्या भी कर देता था, जो लोग घूमने आते थे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के युवा थे। चार्ल्स का तरीका बहुत शातिर था। वो नशीली दवाइयों का, उसने कई बार पॉइजन का भी यूज़ किया। उसके शिकार ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हुए। वो समुद्री कोस्टल एरिया पर अपना ज़्यादा क्राइम को अंजाम देता था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग जो आते थे घूमने, वो बीच पर जाते थे, उनको आदत है बीच पर जाने की। वो बीच पर आते थे तो दूसरे देश में वो घूमने जाते थे, वहाँ पे बीच पे जाते थे घूमने के लिए। तो वो वहाँ पे पहुँचता था बीच पर, उन लोगों से दोस्ती करता था और उनको लूट लेता था, उनको धोखा देके और मार देता था। ऐसे ही उसने 1-2 औरतों को भी मारा, जो बीच पर थी, तो उन्होंने बिकिनी पहनी हुई थी। तो इसलिए उसका नाम बिकिनी किलर भी पड़ा। चार्ल्स में अगर हम खास बातें हैं, तो चार्ल्स की खासी बात है उसकी चालाकी। वो बहुत चालाक था। वो यहाँ तक कि जो जिससे भी वो मिलता, जिस भी पुलिस से, जिस भी अधिकारी से, उन सबको वो रिश्वत देता था। अपनी झूठी पहचान बनाता था और घूमता रहता था। चार्ल्स कई बार जेल से भी फरार हो चुका था। 1976 में हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से उसे पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। तब उसे तिहाड़ लाया गया। तिहाड़ में वो गया, तब तिहाड़ में सनसनी फैल गई कि चार्ल्स स्वराज, क्योंकि वो फेमस था। तिहाड़ में जाते ही उसने वहाँ पे भी अपनी चालाकी शुरू कर दी। वो जेल स्टाफ से, वहाँ के अधिकारियों से दोस्ती किया, उनको रिश्वत भी देता था। किसी के लिए कोई चीज़ अलाउ नहीं है, लेकिन अगर हम मानते हैं कि मेरे लिए वहाँ जाना पे अलाउ नहीं, मैं वहाँ पे एक कैदी हूँ, लेकिन चार्ल्स स्वराज के लिए वो सुविधा मिलती थी कि वो वहाँ पे भी घूम सकता है। और उसने 1986 में तिहाड़ से भी भाग गया। और भागा कैसे? वही पुराना आइडिया। उसने एक केक में नशीली दवाई मिलाकर वहाँ के सारे अधिकारियों को खिलाया, क्योंकि उससे दोस्ती थी। वो लोग खाते पीते थे उसके साथ। तो वहाँ पे उसने खिलाया उनको, सारे लोग बेहोश हो गए। वहाँ से वो भाग गया। लेकिन 22 दिन बाद ही, 1986 में ही, 22 दिन बाद ही वो फिर से पकड़ा भी गया। चार्ल्स 2003 में नेपाल गया। काठमांडू के कसिनो में वो था। तब तक एक पत्रकार ने उसे पहचान लिया। पत्रकार ने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, चार्ल्स को पकड़ ले। लेकिन चार्ल्स ने सोचा कि मैं यहाँ से बच जाऊंगा। वो खुद को भी चालाक मानता था, वो स्मार्ट था, सच में था। वो चालाकी में
खुद को स्मार्ट मानता भी था। वो समझा कि मैं जैसे कई देशों में बच चुका हूँ, कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे 2 महिलाओं की हत्या करी है, जो टूरिस्ट थे, नेपाल में आए थे। उसके लिए उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई। वो नेपाल के भी जेल से कई बार भागने की कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, नेपाल से वो नहीं भाग पाया। कहा जाता है कि नेपाल की जेल में चार्ल्स ने खुद को सुधारने की भी कोशिश की। वो योग करता था, मेडिटेशन करता था, उसने कई किताबें पढ़ी, लेकिन उसकी करतूत ऐसी थी, वो धोखा देने में इतना माहिर था कि लोग उस पे इन सब चीज़ों पे भी विश्वास नहीं करते थे। लोग कहते थे कि वो कभी सुधर नहीं सकता है। 2022 में नेपाल के कोर्ट ने चार्ल्स स्वराज को आज़ाद कर दिया, रिहा कर दिया। उसके बिहेवियर को देखते हुए, उसके हेल्थ को देखते हुए और उसके उम्र को देखते हुए। अभी वो चार्ल्स स्वराज फ्रांस में है, वहाँ पे वो टीवी इंटरव्यू देता है, कई सारी चीज़ों पे इंटरव्यू वो देता है। आप सोच के देखिए, अगर इंडिया में यही चीज़ होती तो लोग वो क्रिमिनल मुंह छिपाता, या फिर लोग कहते कि मुंह छिपाओ। लेकिन चार्ल्स स्वराज बड़े शान के साथ इंटरव्यू भी देता है, और उस पे कई सारी वेब सीरीज, मूवी और किताबें भी लिखी गई हैं, जिसके रॉयल्टी का पैसा भी वो लेता है, जो कि बुक से, मूवी से और वेब सीरीज से आती है। चार्ल्स स्वराज की कहानी एक मास्टरमाइंड की कहानी है, जो कि अपनी चालाकी से, अपने धोखे से और अपने निर्दयी भाव से लोगों को, जो निर्दोष लोग थे, उनको मार दिया करता था। चार्ल्स स्वराज की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें नए लोगों से दोस्ती करने में टाइम लेना चाहिए। टाइम लगता है और लेना भी चाहिए। हमें किसी नए इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और चार्ल्स स्वराज की कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि खूबसूरती जो दिखती है वो हमेशा होती नहीं है। चार्ल्स स्वराज खूबसूरत था, लेकिन उसका दिल कहे तो उतना ही काला था। उसके अंदर उतना ही अंधेरापन छिपा था, कालापन छिपा था उसके अंदर। तब तक के लिए इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं एक नए केस के ट्रायल पर, तब तक अपना ध्यान रखें।